हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हम लोगों ने 12 लेक्चर लाए, जहां पर सारे थ्योरेटिकल चीजें कवर की, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी लगाए। अब 2 लेक्चर आएंगे जहां पर केवल न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी नहीं। कॉन्सेप्ट्स देख के आओ, यहाँ पर न्यूमेरिकल सीरीज की बातें होंगी। तो हम लोग कुछ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। और हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे जो कि है क्वांटाइजेशन। मैंने बताया था क्वांटाइजेशन, तो इसके ऊपर भी बेस्ट न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे, न्यूमेरिकल सीरीज शुरू हो चुका है। इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैंने, पढ़ सकते हो वहां जाकर। शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल इन्होंने कहा कि एक कूलाम्ब क्या है, डिफाइन अ कूलाम्ब। आखिर अगर हम एक कूलाम्ब को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है कैलकुलेट द चार्ज बाई 12.5 इंटू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना चार्ज आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो दो चीजें यहां पर उन्होंने हमको बताई हैं, दोनों हमको जो है सीखना है कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो पहले बताओ, सोचो और कैसे लगेगा फिर मैं बताऊंगा। 1 2 3 4 सोच के बताओ, सोच के बताओ यहां पर क्या लगाओगे, ठीक है। सोचो, सोच ले कुछ। देखो, अगर ध्यान से देखो तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना होता है। अगर ध्यान से देखो तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ठीक है। वो कितना होता है बोल भाई, मैंने बताया था, क्या पता था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब कहोगे कि यहां पर माइनस क्यों नहीं लगाया, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एक लिखने की जरूरत भी नहीं है, समझ लो ऐसा सीधा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि अगर हम इसे लिखना चाहें तो एक कूलम को कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा एक कूलम है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सोचो और बताओ। अगर हम एक गुलाम को यहां पर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। एक गुलाम को हम लोग लिख सकते हैं यहां से ट्रांसफर करके वैल्यूज को 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। यानी यहां पर जो हम वैल्यू रखेंगे वो क्या होगी, बोल भाई जोर से बोल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उड़ी बाबा, ठीक है, समझना क्या। अब 1/10⁻⁻19 को अगर तुम यहां पर 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻19 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है भैया, कब कब पढ़े हो गए ये सब चीजें, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हो 1/1.6 इंटू 10⁻19। यही तो आएगा, ये कुछ और आएगा, बताओ, यही तो आएगा। इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही वैल्यू होगी। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। मेरे हिसाब से 6.25 आ रहा है कुछ यहां पर। हाँ भाई, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से यही आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यही आएगा भाई, यही आएगा, ठीक है। ऐसे भाई इतना नंबर आया यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलाम क्या हुआ, अगर कोई कहे कि 1 कूलाम को कैसे डिफाइन करोगे तो बोल देना, बहुत देखो, बहुत सिंपल सी चीजें है भाई। क्या है, क्या है सिंपल, कि हमारे पास जो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एकजुट हो जाएं तो वही मिलकर बनाते हैं एक कूलाम का चार्ज। यानी कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6.25 इंटू 10⁻18 देन ऑल दोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मेक अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम। यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं मिल जाएंगे एक जगह तो एक कूलाम का चार्ज बनाते हैं। तो सीधी बात, एक कूलाम क्या है, एक कूलाम is the number of electrons that is equal to 6.25 into 10⁻18 electrons। और एक सिंपल चीज होता है, हम लोगों ने पढ़ा है एक कूलाम के लिए, ठीक है, एम्पियर सेकंड वाला फॉर्मूला, वो उसका कोई जरूरत नहीं है, वो तो पढ़े हम लोगों ने पिछला, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, हाँ बिल्कुल ऑन है, ठीक है, मुझे लगा ऑन नहीं। तो अब हम देखेंगे, इन्होंने कहा कैलकुलेट करो चार्ज को बाई दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज में होता है। इसे लिखा था पहले लेक्चर, देख के आओ। फंडामेंटल चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, ठीक है। तो जो हमारा कोई भी चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, यानी कि 2e 3e 4e 1e।
कभी भी 1.5e 2.2e 2/2e के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो इन्होंने इसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था Q इक्वल टू NE, किसी भी बॉडी के ऊपर का जो चार्ज होता है भैया, किसी भी बॉडी के ऊपर का जो चार्ज होता है कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज सेम है, साइन का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में अगर तुम मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी लेना चाहो तो माइनस में आएगा, 1.6 × 10⁻19 -19 होगा। अब प्रोटॉन के केस में +1.6 हो जाता है, इतना सा ही फर्क है। तो देखो अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज हमसे पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह हमारा जो टोटल चार्ज हो कितना हो जाएगा, 12.5 क्या होगा, वो हो जाएगा 12.5 × 10⁻18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻19 कूलम। सॉल्व करो और बताओ यहां से क्या वैल्यू आएगी, पहले सॉल्व करो। 2 कूलम आएगा यार, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करो और बताओ क्या वैल्यू आए, क्या वैल्यू आएगी। सोच भाई सोच, सोचो सोचो सोचो। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कैलकुलेट द चार्ज बाई दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, कितना आ जाएगा, यहां से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी एक तरीके से 2 कूलम, ठीक है। 2 कूलम क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी 2 कूलम। नोट कर लो, आगे बढ़े, 1 2 3 4 हो गया नोट। अरे यार अभी मैंने बताया 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया और वहां से हमने वैल्यू पाया, कितना चार्ज कैरी होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अगर थ्रू देखो कितना चार्ज कैरी होगा कितना चार्ज, 2 कूलम ही तो होगा। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, इसी से देख लो 1 कूलम पे कितना चार्ज होता है, मतलब अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। अब जरा 6.25 × 10⁻18 का गुणा 2 से करो, कितना आएगा, यही तो आएगा 12.5 टाइप कुछ, ठीक है। तो 2 कूलम का चार्ज बन गया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, इसी से आ जाएगा। हम नोट कर लो तो आगे बढ़ा जाए। हो गया नोट, हो गया भाई, नोट कर ले जल्दी से, हो गया, बढ़ा जाए आगे, पक्का 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 पक्का। चलो भाई आगे बढ़े जाए हम लोग। तो अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट कहानी देख लेते हैं दूसरी कहानी यहां पर आएगी, क्या कहानी आएगी, ये आएगी। आओ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के ऊपर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के ऊपर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। अगर पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो तुम्हें ये कह रहा है, सीधा ये कह रहा है, देखो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक तो हम एक्सियल पोजीशन पे निकालते हैं, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं। एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही सेम एक्सिस पे एक्सियल, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वाई एक्सिस पे। सब मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के पिछले लेक्चर्स में, देख लेना। तो देखो वही कह रहा है कि दोनों केस में जब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो दोनों के बीच का एंगल क्या पाया, वही पूछ रहा है यहां पर। अरे भाई देखो बहुत सिंपल कहानी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बताया था कि 2 चार्जेस का सिस्टम है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। एक 4 कूलम है तो दूसरा भी 4 कूलम होगा। शर्त एक है कि अगर एक +4 कूलम है तो दूसरा -4 कूलम हो जाएगा। तो उसी तरीके की कुछ कहानी है, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेके रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक हमारा हो जाएगा -q चार्ज और एक हमारा हो जाएगा +q चार्ज। ये हमारा क्या हो जाएगा, मान ले भाई ये है -q और ये है +q, ठीक है। और दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का कुछ डिस्टेंस लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ सेंटर के बीच का डिस्टेंस ले लिया। तो इन्होंने हमसे कहा पहले एक्सियल पोजीशन पे आओ, ये होता है इसी की सेम एक्सिस। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था अवे फ्रॉम द चार्ज से दूर भागती है, खचक बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो फील्ड बनेगी भैया वो किस तरह बनेगी, बोल भाई, इस तरह बनेगी, ठीक है। और निगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज बनता है, ठीक है। जो निगेटिव चार्ज की फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज बनता है, चार्ज की तरफ बनेगा, ठीक है। तो इसको मान लिया मैंने E1 और इसको मान लिया मैंने E2। तो जो नेट फील्ड बनती थी वो इस तरफ बनती थी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है जहां पे फील्ड बन रही है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो बन रही है,
जहां पर नेट फील्ड बन रही है वहां से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस कम है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा, KQ/R²। किसी भी चार्ज की वजह से अगर फील्ड बन रही है तो जितना कम डिस्टेंस पे नेट फील्ड बनेगी चार्ज की वजह से, उस चार्ज की वजह से उतनी ज्यादा फील्ड बनेगी। तो निगेटिव चार्ज तो बहुत दूर है नेट फील्ड से, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी वो ज्यादा बनेगी अगर हम कंपेयर करें निगेटिव चार्ज वाली फील्ड से। तो जो नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा, उधर ही होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बन रही है। यानी कि जो हमारी नेट फील्ड बनेगी भाई, जो हमारी नेट फील्ड बनती वो किधर बनती, पॉजिटिव वाले। तो हमने ठीक है भाई, चलो अभी एंगल हम लोग पता कर लेंगे। देखो इतना समझ में आ गया, चलो चलो चलो। तो यहां पर क्या होगा कि इस तरीके से हो गया है, ठीक है। खैर ये वाला जो मैंने बताया है यहां पर डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इन्होंने ये पूछा है कि जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का क्या एंगल है यहां पर, ठीक है। तो देख लो इसका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में बन गया, इस डायरेक्शन में। यहां पर डाइपोल मोमेंट की बातें हो रही थी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहा था। तो इन इट इसका इधर बन गया। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि मैंने उल्टा बोल दिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये P इधर हो गया। तो इन्होंने वही कहा कि पैरेलल किसके केस में है, डाइपोल मोमेंट पैरेलल किसके केस में है, तो इस केस में है। जब हमारे दोनों डाइपोल्स के एक्सियल पोजीशन पे हम फील्ड पता करते हैं तो वहां पर हमने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डाइपोल मोमेंट है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहां पैरेलल किस केस में है, एक्सियल। यानी कि जब हमने डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे फील्ड पता करी तो वहां पर हमने देखा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल में है, यानी कि एक्सियल पोजीशन के लिए। अभी जो मैंने गलती से बोला वो भी एक क्वेश्चन आएगा अभी, तो किसके लिए हो गया, ये हो गया एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एंटी पैरेलल वाला इक्वेटोरियल के लिए आएगा। कैसे, देखो फिर से यही दोनों कहानी सेम बनाओ। फिर से हमने जो है चार्ज लिया, चार्ज की चार्ज, हमने जो है चार्ज लिया और हमने कहा कि चलो यार कुछ टेढ़ा ताड़ा बन गया है, ठीक है। तो हमने कहा चलो डिस्टेंस डिस्टेंस कुछ लेते हैं और देखते हैं क्या फील्ड बनती है, ठीक है। तो हमने कहा चलो डाइपोल बना लो, तो ये हो गया मेरा डाइपोल, ठीक है। अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे। कैसे, इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि वाई एक्सिस, डाइपोल के वाई एक्सिस पे जाओ। किस पे, डाइपोल के वाई एक्सिस पर जाना है, जाना है, जाना है। तो ये हो गया हमारा डाइपोल का वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर हमें जो है फील्ड आपका बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लेते हैं भैया वही पुरानी कहानी, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। हमने कहा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। और हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम डाइपोल, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होता है। अगर पिछले लेक्चर्स में जाओगे तो समझ में आएगा क्यों इस तरफ। तो मैंने बताया था जो ई नेट का डायरेक्शन होगा वो इधर होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो डाइपोल मोमेंट आ रहा इधर, डाइपोल मोमेंट जा रहा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही इधर। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री, दैट इज एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल किस केस में है, शुरू में मैंने उल्टा बोल दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का एंगल नहीं बताना था। जब एक बार एक्सियल पोजीशन पे आओ वहां पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल बताओ। फिर एक बार देखो, इन्होंने पूछा कि जब हम एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से फील्ड पता करेंगे तो वहां बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या होगा। फिर एक बार इसी डाइपोल को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या बनेगा वो हमको बताना था। तो इस केस में जो हुआ, इक्वेटोरियल वाले केस में एंटी पैरेलल बन गया। तो एंटी पैरेलल किसके केस में बना, एंटी पैरेलल हमारा बन गया इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में। जैसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर आए तो वहां पर एंटी पैरेलल डायरेक्शन हो गया, एंटी पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन नोट कर लो। और अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 नोट करो भाई, हो गया। हटा दे हटा दे हटा दे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। चलो ये कौन सा था, ये पेज नंबर 5 ही था क्या, नहीं, आ जाओ। हाँ, यहां पे वो क्वेश्चन है कि हम एक बार एक्सियल पोजीशन पर
देखेंगे फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे फील्ड का डायरेक्शन किधर है, और फिर दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही और जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही, उन दोनों के बीच का एंगल हम पता करेंगे। तो अभी मैंने पढ़ाया कि भाई बना लीजिए डाइपोल है, ठीक है, ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा क्या बन गया, डाइपोल हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा लो भैया यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये हमारी हो गई माइनस क्यू चार्ज, ये क्या हो गई बोल भाई, ये हो गई माइनस क्यू चार्ज, ये हो गई हमारी प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू। अभी मैंने बताया कि जो नेट फील्ड का डायरेक्शन बना वो किधर बना, जो नेट फील्ड का डायरेक्शन बना वो इधर बना, किसकी वजह से, एक्सियल पोजीशन पे, बोल भाई जल्दी बोल, एक्सियल पोजीशन, ये बन गई एक्सियल पोजीशन। तो जो एक्सियल पोजीशन पे फील्ड बनी वो किधर भाई, नेट फील्ड का डायरेक्शन आ गया इधर। फिर हमने कहा कि ठीक है, फिर से दो चार्जेस खोलो और यहां बना लो, ये हमने दो चार्ज लिए यहां पर, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा चार्ज बन गया ही। हमने कहा कि चलो भाई हम दो चार्ज को फिर से लेते हैं, हम दो चार्ज को फिर से लेते हैं, ठीक है, हमने कहा कि दो चार्ज को भाई फिर से लो, ठीक है। अब एक्सियल पोजीशन, अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाओ, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां आते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बनता, इधर बनता है, ठीक है। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये किधर है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है भाई, जोर से बोल, ये कौन सा पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यही पूछ रहा कि एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही उसका और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड रही उसका, उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का एंगल कितना, ध्यान से देखो, एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही, यानी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री एंटी पैरेलल है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, या फिर बोल लो एंटी पैरेलल, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में एंटी पैरेलल हैं। ऐसे लिख लो, जो ई एक्सियल है, जो ई एक्सियल है वो क्या है, वो एंटी पैरेलल है, किसके, वो एंटी पैरेलल है ई इक्वेटोरियल के। दोनों आपस में क्या है बोल भाई, दोनों आपस में हैं एंटी पैरेलल, दोनों आपस में एंटी पैरेलल है, या फिर बीच लो 180 एंगल का, बीच 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहां लिख लो एंटी पैरेलल। समझ में आ गया सवाल, आगे बढ़ा जाए। चलो लास्ट सवाल पे आते हैं, वो जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ था, नोट करो नोट करो, हो गया, बढ़ा दे आगे, चलो आ जाओ भाई लास्ट सवाल पे आ जाओ, क्या है सवाल आ जाओ भाई, सवाल देखो, वही एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मैंने बताया था, क्या बताया था, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी इन सभी के लिए, ठीक है। देखो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में मैंने पढ़ाया था 13 या 14 11th या 12th लेक्चर में। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ जो चार्ज होता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कितनी बनती, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ, इन्होंने कहा कि जितनी भी मैंने चीजें दी हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, तो इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का कहीं नामो निशान भी है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डिस्टेंस तो यहां पर है ही नहीं थे, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो डिस्टेंस तुम इलाहाबाद से चाहे बनारस तक ले लो, चाहे मुंबई से अमेरिका तक ले लो, डिस्टेंस कितना भी लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस पे, क्योंकि फॉर्मूले में ही नहीं है डिस्टेंस, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस से। लाइन चार्ज, वो जो लाइन से चार्ज लेते थे, तार लेते थे, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे या माइनस चार्ज ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन करके आता था, मैंने बताया था, क्या बोला था, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो यहां पर है यार, आर क्या है, डिस्टेंस है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उससे आर डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया, आर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इसका मतलब ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी लाइन चार्ज से जहां पे फील्ड बन रही, दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक जितना ज्यादा बढ़ा दूसरा उतना ज्यादा घटा, एक दूसरे की सफलता ये लोग देख नहीं पाते, एक बढ़ता तो दूसरा घट जाता, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होगा इस चीज के लिए, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। कब, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कब करेगी, जब हमारे आर को बढ़ा देंगे,
और एक केस क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी, जब हम आर को घटा दें। आर को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, और आर को घटा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, मैंने ये भी पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर्स में। पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड बनती थी वो बनती थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या बनती थी बोल भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। या यहां पर तो और तेज तुम जो है डिस्टेंस को जैसे ही बढ़ा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर में घटने लगेगी, और तेजी से घटेगी, बहुत भयंकर तरीके से घटेगी। सेम कहानी, ई प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर, यानी कि यहां पर भी वही सेम कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी अगर डिस्टेंस को घटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी अगर डिस्टेंस बढ़ाया, और अगर डिस्टेंस घटा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम वही कहानी। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैंने बताया था, जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो डाइपोल की वजह से तो फॉर्मूला आता है 2kp/r³। और जब इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए एक्सियल पोजीशन पे जब फील्ड निकाली डाइपोल की वजह से तो फॉर्मूला आता था 2kp/r³। और जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी kp/r³। यानी दोनों ही केसेस में E is inversely proportional to 1/r³। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो और तेजी से घटेगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस को बढ़ाए क्यूब में घटने लगेगी फील्ड बहुत तेजी से, सबसे तेजी से फील्ड घटेगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे। तो सेम इसमें भी वही कहानी आ जाएगी कि जो हमारा E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है r³। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो सॉरी डिस्टेंस घटाया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, डिस्टेंस घटाया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ाया सॉरी डिस्टेंस घटाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। ठीक है, डिस्टेंस घटाया, यहां पे क्या था रुको फिर से लिख लेती हूं, सेम जैसे हमने ऊपर लिखा है वैसे लिखते हैं पूरी कहानी। क्या, जैसे ही हम डिस्टेंस को घटाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ जाएगी। फिर ऐसे बोल लो, जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। डिस्टेंस को बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ाया, आर डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। अब जैसे ही हम डिस्टेंस को घटा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। सिंपल, सब वही कहानी है पूरी की पूरी, सिंपल है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ये सब मैंने बताया था, लाइन चार्ज और उसकी वजह से जो फील्ड वील्ड बनती है सब हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। तो हम लोग आगे जो है चीजों को देखते हैं। होगा क्या, खत्म ही है अब लेक्चर, हटा दिया जाए, बोलो 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। क्या भाई, हटा दें, हटा दे भाई, बोल 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 बोल। ठीक, हटा दें। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी। कहाँ गए वो न्यूमेरिकल्स, कहाँ गए वो प्यारे दिन। ये सब ऐसे लाइन वाइन ज्वाइन कर लो बढ़िया, ट्रायंगल एंगल में ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ज्वाइन कर लो पूरा। ठीक है, हटाएं। और कौन सा न्यूमेरिकल था, ये वाला था। आजा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, सिम सिम। अच्छा ये है, कहाँ गया, अच्छा ये क्वेश्चन है क्या। हाँ, तो यहां पर इस केस में क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अरे यार कहाँ चला जाता है, ये वाला ना। हाँ, आंसर नंबर 3 यहां पर भी ज्वाइन कर लो बढ़िया। यहां क्या था, ये था प्लस क्यू, ये क्या था माइनस क्यू। तो ये भी हमारा जो है बन गया। ठीक, हटा दें। चलो, तो इस तरीके से ये लेक्चर होता है खत्म। यहां पर हमने जो है न्यूमेरिकल्स देखे, इसके बाद एक और लास्ट न्यूमेरिकल सीरीज आएगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे।